बना। जो ज्योति मिर्धा का शुरू से आपने देखा होगा एक उनका सिस्टम रहा है, वो कांग्रेस में भी जो जहां थी उनके यही दिक्कत थी कि वो जो स्थानीय विधानसभा के नेता होते हैं उनके अपने बीच के अंदर एक खाई बना लेती थी खुद ही, और उस खाई में फंसी वो की वो स्थिति उन्होंने बीजेपी में आते ही वहीं भी पैदा करने की कोशिश की और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसकी बजाय हनुमान बेनीवाल के जो टीम थी वो पूरी की पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सेट हो गई, और उनका जो 5 साल के अंदर जमीन के ऊपर संघर्ष रहता है उस संघर्ष की बदौलत उनको काफी फायदा मिला। और बाकी आप देख रहे हो लगातार हनुमान बेनी को, जो सबसे ये बड़ी बात है कि जो एक्टिव रहे थे ना वो उस एक्टिव रहने का फायदा उनको पूरा मिला। चलिए मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में शमशेर खान जो कांग्रेस के नेता है, कर्मचारी नेता रहे हुए, चूरू से आते हैं, इनसे जानना चाहेंगे। शमशेर खान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जो चूरू की जीत है उसकी सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। चूरू में इतिहास रच दिया है, भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेता राहुल कस्वां को कांग्रेस ने टिकट दिया और उनको आपने जिताकर यहां पर जो हार का मिथक चल रहा था उसको तोड़ दिया। तो चूरू में जो जीत हुई है राहुल कस्वां की, उसके पीछे क्या रीजन रहा है? क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्वां के बीच में जो एक शीत युद्ध चल रहा था, पहले राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाए थे राहुल कस्वां पर कि वो जयचंद की भूमिका निभा रहे थे वो, और फिर जब उनकी टिकट कट गई तो राहुल कस्वां ने आरोप लगाया था राजेंद्र राठौड़ पर कि इन्होंने मेरी टिकट कटवा दी। और कांग्रेस ने इस पूरी लड़ाई को गौर से देखा और हाथों हाथ लपकते हुए राहुल कस्वां को अपने साथ मिलाया और टिकट देकर मैदान में भेज दिया। चूरू की जीत के क्या मायने हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं अभी रास्ते में था, गाड़ी पार्क करके और किसी घर में आया हूं कि बैठ के आराम से बात हो सके। देखिए, ये जो चुनाव था अपनी पहले बात हुई थी, आपको याद होगा, और जस्ट चुनाव के बाद हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि 1 लाख से कम और 50,000 से अधिक राहुल कस्वां जीतेंगे। आपको याद होगा वो अपना इंटरव्यू? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। इसके बाद मैंने आपको एक बात और कही थी कि सरकार किसी की भी पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, ये भी कहा था। जुलाई की 19 मई को थे ना, 19 अप्रैल को चुनाव थे, 19 अप्रैल को। हाँ, 25 अप्रैल के आसपास की बात है जी। मैंने आपसे ये कहा था कि 8 सीटें आएंगी कम से कम। हाँ, मैंने अपना सर्वे भी डाला था, आपने जो सोशल मीडिया साइट्स है उनकी, ये सीटें हमारी आएंगी। गंगानगर एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे हिसाब से, वो हुआ। और ये जो सीट थी दौसा और धौलपुर और वाली जो सीट थी, करौली धौलपुर, ये सीट एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसके साथ ही मेरी एक सीट जो एक्सपेक्टेड थी जयपुर ग्रामीण, वो हम हार गए। हालांकि बहुत मामूली अंतर से हारे हैं, और अगर सही तरीके से वापस अगर पुनर्मतगणना की गई, जो बैलेट पेपर हैं, तो हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जयपुर ग्रामीण हम हारेंगे नहीं। प्रशासन अपने अर्थदरिमिता से, जैसे 1992 में हमें हराया था चूरू में, जय सिंह जी राठौड़ चुनाव लड़ रहे थे, वो जब 162 वोटों से हमें हराया था, वो की वो स्थिति जयपुर ग्रामीण में बनी है। अब मैं आपको चूरू की स्थिति बताता हूं। चूरू में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 की स्थिति अलग अलग है और 8 में अलग अलग समीकरण है। हम लेते हैं राजगढ़ से, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे कृष्णा पूनिया ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, और मनोज जी नांगले ने चुनाव लड़ा बसपा से। जो सट्टा बाजार था वो कृष्णा जी को 3 नंबर पे बता रहा था, इस कारण से वो 2200 वोटों से चुनाव हार गए। कृष्णा जी का चुनाव हारने का कोई तुक नहीं था। वहां पे जो विधायक जीते हुए हैं नांगले जी, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। अगर वो शिवसेना ज्वाइन नहीं करते और बसपा में रहते, तो जो 25,000 की लीड है जो मिली है कांग्रेस को, वो लीड नहीं मिलती, ये 5-7 हजार में रह जाती। शिवसेना ज्वाइन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है।
जाट वोट था वो सबको दरकिनार करके किसी नेता की बात नहीं मान के अपने आप में एक हो गया। ये एक लहर। इसके बाद भादरा आ जाते हैं अपन, तो भादरा में बलवान पूनिया का जो नेतृत्व है वो सशक्त नेतृत्व है। वहां पे कांग्रेस ने जो टिकट दी थी, मैं स्वीकार करता हूं कि बलवान जी के कहने पे ही दी थी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। मेहनती आदमी है। वहां पे जो विधायक हैं वर्तमान बेनीवाल जी, उन्होंने अपनी जान लगा दी थी। मैं भादरा गया, वहां पे जो मेरे कर्मचारी साथी है उनसे बात की, तो उन्होंने एक ही बात कही कि भैया वोट देख के लिए जा रहा है हमारा वोट जो है वो बिल्कुल हमारे परिवार का वोट है, वो हमें एजेंट को दिखा के देना पड़ेगा, अन्यथा हमें यहां से जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति बन गई थी। इस कारण से हम वहां से 4000 वोटों से पीछे रहे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 8 विधानसभा क्षेत्र में से हम 3 विधानसभा क्षेत्र में पीछे रहेंगे। मैंने कहा था तारानगर, रतनगढ़ और भादरा। तारानगर में हम मामूली वोटों से आगे हैं, ज्यादा आगे नहीं है। थोड़ा सा जाट फैक्टर का जो अंतर हुआ और कुछ एससी की वोटिंग ज्यादा हुई तारानगर में, इस कारण से अंतर है। वो हम पीछे नहीं रहे, लेकिन जो जाट वोट थे तारानगर में वो भाजपा के पक्ष में गए, चाहे वो राजपुरा हो और गांव हो। रिश्तेदारी का जो रतनपुरा अडियाल जो है, कहीं किसी का ननियाल है, कहीं बेटी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये जो आपस के संबंध थे, इन वजह से तारानगर में जाटों के वोट जो हैं वो बीजेपी को गए, झाझड़िया जी को गए। इस कारण से हम ज्यादा वोटों से आगे नहीं रह पाए। दूसरा ये था कि तारानगर में पिछली बार विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बनिया जो जाति थी, इनके वोट राजेंद्र सिंह जी के बनिस्बत नरेंद्र बुढ़ानिया को ज्यादा मिले, वो अब की बार नहीं मिल पाए। लेकिन इसका जो भुगतान था वो एससी और माइनॉरिटी ने कर दिया कि जो वोट राजेंद्र सिंह राठौड़ को पड़े थे एससी के और माइनॉरिटी के, 250 वोट के करीब राजपुरा गांव में माइनॉरिटी के राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को पड़े, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। तो वो वोट है वो उनको कवर कर गए। हम तारानगर से आगे रहे। अब आता है हमारा नोहर। नोहर में हमारे जो विधायक जी हैं चाचाण जी, अमित जी, इन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी से काम करने के कारण दूसरा वहां पे जो वो जाति फैक्टर है उसने काम किया। तीसरा ये था कि नोहर और भादरा राहुल जी का फेवरेट क्षेत्र रहा है, उन्होंने वहां ज्यादा काम किया है बनिस्बत चूरू, सरदार सर, रतनगढ़, सुजानगढ़ के। नोहर भादरा में राहुल जी ने ज्यादा काम किया है। तो ये क्षेत्र है वो नोहर से हम आगे रहे, तकरीबन 17,000 वोट। कांग्रेस विधानसभा में भी आगे थी। भादरा में वही स्थिति रही, हम 2,000 वोट 4,000 वोट के करीब पीछे रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में ये बलवान जी हैं वो लगभग 900 साढ़े 900 वोट पीछे रहे। अब आते हैं अपन चूरू। चूरू में हम 7,500 वोट पीछे थे विधानसभा में। ग्रामीण में हम 17,000 वोट पीछे थे, और लगभग 23,000 वोट पीछे थे, और शहर में हम 17,000 वोट आगे थे विधानसभा में। अब की बार ग्रामीण में हमने 17,000 पीछे वाला काट करके 6,000 वोट और अधिक लिए, यानी 6,000 वोटों से हम ग्रामीण से आगे रहे, और 11,000 वोटों से हम शहर से आगे रहे। इसमें एक समस्या ये आई कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने हर कर्मचारी को पाबंद किया। दूसरी बात, जितने भी घूमने फिरने वाले लोग थे, जो लोग थोड़े से पहुंच वाले थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे या बहुजन में थे या किसी अन्य पार्टी में थे भाजपा के अलावा, उन लोगों को किसी प्रकार से, किसी प्रलोभन से, किसी सेटिंग से एससी और माइनॉरिटी की वोटिंग कम करवाने के लिए प्रेरित किया। और ऐसा हुआ भी बहुत से गांवों में।
माइनॉरिटी और एससी की वोटिंग शहर में ज्यादातर जो लोग थे इन्फ्लुएंस थे जो राजेंद्र सिंह राठौड़ से, उन लोगों ने जैसे एक बहिष्कार गैंग चली हमारे चूरू में कि वोटों का बहिष्कार कर दो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बहिष्कार कर दो। ये सब राजेंद्र सिंह राठौड़ की सोची समझी चालें थी। किसी व्यक्ति को उन्होंने कुछ प्रलोभन या कुछ दिया, मुझे भी, मैं ये स्वीकार करता हूं आपके चैनल से कि मुझे भी ये प्रलोभन दिया गया था कि आपको लाल बत्ती और चुनाव लड़ने के लिए जो भी साधन चाहिए वो हम देंगे, आप बसपा से टिकट लीजिए। मैंने बिल्कुल मना किया था कि नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि मेरे पास भी ये प्रलोभन आया था कि चुनाव के बाद आप वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ये हज कमेटी, जो भी आप लेना चाहें, एक माइनॉरिटी क्षेत्र की जो राज्य मंत्री का पद है वो आपको देंगे हम। मैंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज का अपना मान सम्मान मर्यादा है, और वो अगर मान सम्मान मर्यादा खो गई तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब आते हैं हम रतनगढ़। शुरू से हम आगे रहे 17,000 वोट, राजगढ़ से हम 25,000 वोट आगे रहे, नौर से हम 17,000 वोट आगे रहे, बादरा से 4,000 वोट पीछे रहे और तारानगर से थोड़े से वोट आगे रहे। अब आते हैं रतनगढ़। रतनगढ़ में ब्राह्मणों ने विनेश महर्षि को हराने के लिए गोदारा जी को वोट दिए, वोटिंग की। अब की बार वो नहीं हो सका। थोड़ा सा जो वोट था जाटों का जो अविनेश जी के पास गया था, वो वोट कट करके वापस इधर मिल गया। तो ये जो खाई थी वो ज्यादा नहीं पार्टी जाती और 1600-1700 वोटों से हम रतनगढ़ से पीछे हो गए। भंवरलाल जी के बेटे अनिल जी ने सरदार सर में अच्छी मेहनत की और सरदार सर में 4 कम्युनिटी के वोट हैं वो मिल गए, ब्राह्मण, जाट, माइनॉरिटी और एससी एसटी। इससे हम 12,000 वोटों से हम वहां से आगे रहे। सुजानगढ़ में हमारा प्रदर्शन जो होना चाहिए था वो कम रहा, हम मात्र 2,000 के आसपास वोटों से आगे रहे। तो सबसे कमजोर अगर हम प्रदर्शन मानते हैं अपना तो तारानगर और सुजानगढ़ में मानते हैं, क्योंकि हमारा कोर वोट बैंक वो यहाँ ज्यादा है दोनों जगह पर, सुजानगढ़ और तारानगर में। उसको हम पाट नहीं पाए, उसको हम भुना नहीं पाए और यहाँ से हम थोड़े कमजोर रहे। रतनगढ़ में हमने ठीक किया, रतनगढ़ में 1700 वोटों से पीछे रहे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। ओवरऑल अपन लेते हैं तो ये जीत का श्रेय मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ को देता हूं। कांग्रेस की जीत में राजेंद्र सिंह राठौड़ को, भाजपा के नेता को श्रेय दे रहे हो आप? जी जी बिल्कुल दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मतलब उनकी बयानबाजी और उनका टिकट कटवाना, ये सारे के सारे फैक्टर काम कर गए चुनावों में। हरलाल जी, चुनावों से पहले की मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हरलाल जी, पराक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह जी तीनों दिल्ली गए। वहां पे उन्होंने जितने भी भाजपा के नेता थे, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे नड्डा जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हैं, अपने नागपुर वाले गडकरी जी हैं, सबसे वो मिले और सबको एक ही बात थी, ये एक फाइल बना करके ले गए थे कि राहुल कस्वां ने भाजपा के साथ गद्दारी की। और इसमें उन लोगों ने क्या किया, ये फाइल सभी को दी और उसमें सभी जो भाजपा के हरे हुए विधायक या जितने हुए विधायक एक हरलाल जी थे, उनसे सबसे लिखवा के ले लिया कि हाँ, हमें हराने में राहुल कस्वां का हाथ था। और इस कारण से वो लोग टिकट कटवाने में सफल रहे। राजेंद्र सिंह जी टिकट दिलवाना चाहते थे हरलाल जी को, जो सत्य जो सही है सिस्टम था वो ये बना के ले गए थे कि जो हरलाल जी हैं उनको चूरू से टिकट, लोकसभा की टिकट दिलवा देंगे, राहुल कस्वां की कटा देंगे और चूरू सीट जो खाली हो जाएगी विधानसभा की, उसमें मैं काबिज हो जाऊंगा वापस। जब हरलाल जी सांसद बन जाएंगे तो सीट खाली होगी, सीट खाली होगी तो मैं विधायक बन जाऊंगा। ये पूरा का पूरा इन्होंने रचा था। अब जैसे ही टिकट कटी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं राहुल कस्वां के से 2 साल से संपर्क में हूं। वैसे संपर्क में तो बहुत लंबे टाइम से हूं, लेकिन कांग्रेस के सिस्टम से मैं 2 साल से उनके संपर्क में हूं। और मैं अपने साथियों से हमेशा एक बात कहता आया हूं कि अगर शुरू से राहुल कस्वां की टिकट कटती है तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे,
लेकिन मैंने हमेशा यही बात कही है कि राहुल कसवा की अगर टिकट करती है और कटेगी टिकट, क्योंकि जब मैं विधानसभा चुनाव में दिल्ली था और दिल्ली में जो सिस्टम देखा था, अपन देखते तो सभी लोगों को है, भाजपा वालों को भी देखते हैं, कांग्रेस वालों को भी देखते हैं, तो वहां जो देखा था, और मैं राहुल जी से मिला था उस समय भी, तो वहां पे जो देखा वो ये था कि राहुल कसवा की टिकट कटाने के लिए पूरी चूरू की भाजपा जो है वो एक हो रही है, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें सादुलपुर जो प्रत्याशी है उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो उस समय बीजेपी में थे ही नहीं ना, बाद में वो तो थोड़े दिन बाद आए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ यदि बचकाना बयान नहीं देते, ये दारू वाला आगे दारू बेचनी है तो, ये लकड़ी बेचनी है तो, ये और कोई छोटे मोटे काम जो 2 नंबर के धंधे होते हैं वो बेचने हैं, तो अगर ये बचकाने बयान नहीं देते तो भाजपा की हार थी वो इतनी खतरनाक नहीं होती। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो 2 लाख की हार थी भाजपा की, व्यक्तिगत संपर्क से, व्यक्तिगत दबाव से, लोगों को कम वोटिंग करने के लिए दबाव से, येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद अपना करके उन्होंने ये हार जो थी 2 लाख वाली वो 75,000 पे कर दी, ये उनका श्रेय है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा की यदि सीट गई है तो उसका कारण एकमात्र एक कारण है राजेंद्र सिंह राठौड़। यदि राजेंद्र सिंह राठौड़ टिकट नहीं कटवाते तो यहां से टिकट किसी रफीक जी को या मेरे जैसे किसी अन्य को मिलती, और जो वोटिंग की सिस्टम है भारत का, खास तौर से भारत का, जाति आधार पे, धर्म के आधार पे वो नहीं बैठता और हम लोग 3-4 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि जाटों से जो हमें भरोसा था वोटिंग का, वो वोटिंग कांग्रेस के राहुल जी के पक्ष में जाटों की नहीं हुई। मैं आपको ये आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। ये भी हाँ लग रहा है, ये भी लग रहा है। अंतिम समय में ये देखा गया था कि राहुल कसवा के वोटर धीरे धीरे देवेंद्र झाझड़िया के तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। पता नहीं कारण क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन वोटों की जो जीत का अंतर है वो कम हो गया था। कारण था राजेंद्र राठौड़ का दबाव। भी कर्मचारियों के परिवार से जब देख के वोट लिए जा रहे थे, या कोई सरपंच है या बीडीसी मेंबर है या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी बिजनेस में है, धंधे में है, काम में है, छोटे मोटे काम तो सबको पड़ते ही है ना, तो दबावों के कारण से सबके वोट वो देख के लिए गए थे, और देख के लेने के कारण से ये वोट वो हमें नहीं मिल पाए। मेरे गांव में देख लो, एक बूथ जो है उसमें 182 वोट है वो कांग्रेस पीछे, हमारे वाले बूथ में 651 वोट आगे है। अगर हम इस तरीके से वोटिंग नहीं करवाते, हमारी जो माइनॉरिटी की और एससी की जो वोटिंग 80% नहीं करवाते, तो हम तो हमारे बूथ से चुनाव हार जाते, हमारा बूथ पीछे हो जाता। क्योंकि जाटों के भरोसे पर हमने सोचा था कि हम ठीक रहेंगे, 700-800 वोट की लीड करेंगे, वहां तो हमारी बत्ती गुल हो गई, हम पीछे आ गए। कभी वहां से कांग्रेस पीछे, राहुल कसवा पीछे नहीं आ, चाहे वो बीजेपी में थे कहीं थे, लेकिन अब की बार राहुल कसवा उन बूथों से पीछे है जो पहले आगे थे। सोचने वाली बात है। आप और जाट बहुल क्षेत्र देख लीजिए, राजपूतों ने वोटिंग बहुत कम की, ब्राह्मणों ने वोटिंग बहुत कम की, ओबीसी का वोट 95% जो था वो बीजेपी को गया, लेकिन जाट का 70%, एससी का 80%, एससी में मेघवाल जो है, मेघवालों का 95% वोट, एससी में भी अलग अलग है ना, मेघवाल जो है उनके 95% वोट, माइनॉरिटी के 95% वोट है वो कांग्रेस को मिले, और जीत का यही कारण रहा। लगभग 7 लाख के करीब वोट मिले। मैंने अपना जो डाटा डाला था वो भी ये डाला था कि 7 लाख के करीब वोट है वो कांग्रेस को मिलेंगे, 80,000 के आसपास हमारी हार जीत होगी। मुझे जो ये आया था एग्जिट पोल, उस दिन लोगों ने कहा कि आपके आंकड़े तो गलत साबित हो रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस हार रही है। तो मैंने लोगों से कहा था कि आप अगर, मैं तो सौदे नहीं करता, आप अगर सौदा करना चाहें तो 100% करें, कांग्रेस नहीं हारेगी, 80,000 से ऊपर नहीं करें, ये आप हैं, और 50,000 से ऊपर खा लें। अगर कोई आपको 50,000 से नीचे की कहता है तो खा लें आप। यही बात मैं सर आपको बताऊंगा कि हम अमेठी गए, मैंने आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट आप देखते होंगे मेरी, तो मैंने वहां भी डाला है
कि यूपी में हम अमेठी जीतेंगे हर हाल में, क्योंकि वहां जो अमेठी में है, सर मैं बड़े फखर से एक बात कहता हूं कि अमेठी में जो माहौल है, या उत्तर प्रदेश की जो मैं पूरे में घुमा हूं और चंडीगढ़ भी गया हूं, आपको ध्यान होगा, तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर है ही नहीं, कहीं भी नहीं था। जो अपने यहाँ कर रहे हैं ना नेता लोग, ये मंदिर का लड़ाई, ये जय श्री राम की, ये मस्जिद की, दरगाह की, कोई लड़ाई नहीं है वहां, एक ही लड़ाई है सर, भूख। शमशेर साहब, हिंदू मुस्लिम का होता तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ये कह रहे थे कि जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे। तो चलिए, राम को लेकर आगे आपने अयोध्या में स्थापित कर दिया, लेकिन भगवान श्री राम में सबकी आस्था है, और जो सनातनी धर्म में विश्वास रखता है उनके मन में भगवान श्री राम बसते हैं। लेकिन अयोध्या से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकार दिया, क्यों यहां से भगा दिया? इसके कारण के पीछे जो कारण है वो यही है कि वो हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते हैं, और उन्होंने काम के आधार पर इनको नकार दिया है। और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाए, ये सबसे बड़ी हार है इनकी। सर मैं आपको बड़ी रोचक बात बताऊंगा कि जो 2 कार्टून बने थे ना, एक तो बालाजी का जो कार्टून था, बीजेपी ने जारी किया था कि मंगलवार को मंगल भय, राज तिलक करते हुए बालाजी हैं वो मोदी जी का राज तिलक कर रहे हैं। एक वो जो अंगुली पकड़ के मोदी जी को बहुत बड़ा दिखा करके, राम को बच्चे के रूप में दिखा करके, और अंगुली पकड़ के वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो भगवान राम को छोटा कर दिया कि उनको मोदी जी लेकर आए हैं उनको। भगवान श्री राम में आस्था हजारों वर्षों से है सनातन धर्म की, और उनको आपने नकारते हुए इस तरीके का जो बयान दिए थे, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, तो फिर अयोध्या में कहां गई भारतीय जनता पार्टी? आप अयोध्या में ही तो लेकर आए थे, वहीं पर तो भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ है, फिर वहां पर हारने का कारण क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने में अब कतराने लगे हैं। चलिए शमशेर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा लाइव काफी लंबा हो गया। साहब छोटी सी बात जी, छोटी सी बात बताता हूं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की जीत में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल है। चलिए वो बता दीजिए, क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ की तरह ही है क्या? नहीं, अब की बार जो उनकी उपेक्षा हुई है, अच्छा, वहां पे उपेक्षा हुई है ना उनकी, उस उपेक्षा के चलते वहां जो कार्यकर्ता जो थे ना, लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं उनसे मिला। मैं कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं गया पूरे अमेठी चुनाव और रायबरेली के लिए। मैं भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, कोर वोटर तो थे भाजपा के, उनके घर गया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि आप कांग्रेस को वोट क्यों दें। तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि अब की बार आप नहीं भी आते तो हम कांग्रेस को वोट देते। कारण गिनाए कि सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो हमारे मोदी जी हैं वो किसी कार्यकर्ता की, हमारे एमपी जो हैं उनकी सुनते नहीं है, उन्होंने कारण गिनवाई। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी का जो मोदी जी और मोदी जी की टीम के द्वारा, भाजपा में 4 टीमें, आपको पता नहीं होगा शायद, भाजपा में नितिन गडकरी जी बिल्कुल है, भाजपा में राजनाथ सिंह जी की टीम बिल्कुल अलग है, और भाजपा में योगी आदित्यनाथ जी की टीम नेशनल लेवल पे कह रहा हूं मैं, अलग है, और अमित शाह की टीम है वो अलग है। तो उन्होंने कहा कि जो इनका उपेक्षा की गई है योगी आदित्यनाथ जी की, उस उपेक्षा के चलते हुए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया यूपी में, मैंने एक वीडियो भी डाला है, देखेंगे यहाँ पे, जो भैरू जी का मंदिर है वहां पे हमने उनको इकट्ठा किया था, फिर उन्होंने शपथ ली थी, वो था गुजरात का जो मामला था। अब मैं आपको एक भविष्यवाणी और करता हूं, वो गई बातें, अब सरकार बनेगी, बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार 13 महीने से अधिक नहीं चलेगी। या आप 13 महीने चलेगी, उससे अधिक नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कंबा जोड़ा, और वो भी पलटू राम जी के साथ, वो कभी कहीं भी जा सकते हैं, उनके साथ जो जोड़ा उनको तो मुख्यमंत्री बन के रहना है, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं, वो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। और इंडिया गठबंधन ने अगर उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया तो वो कहीं हिलेंगे नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। जी नहीं, मैं इतना, हमारे चूरू में अब की बार जो चूरू में जो हुआ है, अरलाल जी सारण के गांव से कांग्रेस आगे है, आपको पता है सर? जो हमारे विधायक हैं, जहां 2250 वोट से अरलाल जी आगे थे। 2250 वोट से अरलाल जी आगे थे। कुल 2700 कितने वोट बढ़े थे, वहां से लगभग 165 वोट कांग्रेस आगे है। अब तो क्या उनको भी विभीषण की वो संज्ञा दी जाएगी कि जयचंद की संज्ञा दी जाएगी क्या? किया सबसे बड़ी बात जो की ना, कि कर्मचारियों को ये कहना कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, तुम्हें बाड़मेर भेज दूंगा, ये बहुत बहुत ही घिनौनी और गलत हरकत। आपको पता है मैंने उन पे एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। बिल्कुल कराई थी। बहुत ही गलत हरकत थी। इस वजह से जाट, और वो जो कर्मचारी थे ना, वो उनके गोत्र भाई थे सारण है, जो पुलिस का जो मेंबर है ना, वो सारण है। उसको ये कहना है कि इसके बेल्ट नंबर ले, और कुछ उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, भू माफिया, शराब माफिया। उन गुंडे लोगों के द्वारा हमारे नगर परिषद चूरू में भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो अन्य ऑफिस हैं, एसडीएम ऑफिस है, वहां भी लोगों ने अपने जो तत्व है वो बिठा रखे हैं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तहसीलदार ऑफिस में भी उन्होंने पैसे लेकर के, जो अपने दलाल तत्व कह सकते हैं अपन, छोटा शब्द नहीं लेंगे काम में, कि बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। यहां तक माने आप सरे कि कोई अगर कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है, या बेचारा कोई आदमी अपने खेत में से 2-4 बीघा 5 बीघा जमीन बेच रहा है, तो उसमें से 10% जो भी बनता है वो हमारे कुछ नेता है, नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ जाएंगे, हमारे कुछ नेता हैं सरकारी पक्ष के, वो ये कहते हैं कि 10-15% मेरा भाग हिस्सा कहाँ है इसमें, और वो 100 बीघा में काट रहे हैं, प्रशासन सामने काट रहे हैं 100 बीघा में, और जितने भी पेड़ थे उन सब पेड़ों को काट डाला रोड, मेन रोड के ऊपर। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और बेचारा किसी ने 2 बीघा 4 बीघा में अगर कोई 2-4-5 प्लाट काट भी दिए तो उसके खंबे तक उखाड़ के ले आते हैं। आपने देखा होगा, हमने आंदोलन भी किया। तो ये जो अब हमारे विधायक हैं चूरू के, वो एकदम से निकृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। हम चूरू की जनता को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ना तो कहीं चूरू छोड़ के जाएंगे, जैसे हमारे नेता लोग, कांग्रेस के नेता लोग भी चूरू छोड़ के चले जाते हैं, लोग आरोप लगाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलाता हूँ कि हम बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, नगर परिषद, मकान, भवन निर्माण, एनओसी, पुलिस, थाना, कचहरी, कोर्ट, थाना, जो भी आपकी समस्या है, उस हर समस्या के लिए आपके लिए तैयार खड़े हैं। आप जो भी कांग्रेस से कैंडिडेट आए उसको वोट दें, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर साहब। लाइव काफी लंबा हो गया, 2.25 घंटे हो गए हैं। आप इतनी देर तक हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी की। अब कांग्रेस की भी मैं जाते जाते बात जरूर करना चाहूंगा कि कांग्रेस को जिस अंदाज में और जिस मन से चुनाव लड़ना चाहिए था, उस मन से चुनाव नहीं लड़ी। पहले चरण में मतदान जब हुआ था उस समय कांग्रेस को इतना भरोसा नहीं था कि हमारी इतनी सीटें आ जाएगी। कांग्रेस को अगर यह भरोसा होता कि इस तरीके का परिणाम आ सकता है तो कई बड़े नेता भी चुनाव लड़ते, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, कई नाम है जो चुनाव लड़ते। लेकिन इनकी भी जो फूट है कांग्रेस नेताओं की भी, वो कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार है। मैं जोधपुर का नाम लेना चाहूंगा, जयपुर ग्रामीण का नाम लेना चाहूंगा, मैं आपके सामने बीकानेर का नाम लेना चाहूंगा। कई सीटें ऐसी है जहां पर जीत दर्ज की जा सकती थी। जालोर का नाम लेना चाहूंगा मैं, अलवर का नाम लेना चाहूंगा, वहां पर जीत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन वैसा जैसी रणनीति थी बनानी चाहिए थी वैसी बनाई नहीं, और कांग्रेस की हार का जिम्मेदार हमेशा कांग्रेस ही रहती है। और कांग्रेस में जो लोग नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कारण जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस अब भी एकजुट होकर नहीं लड़ी तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमेबंदी हो रखी है, और तीसरा खेमा तैयार हो गया है गोविंद सिंह डोटासरा का, जो अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हैं, भविष्य का मुख्यमंत्री मानने लगे अभी से। और जब उनसे बात करते हैं, जब उनसे थोड़ी सी बात मिलाऊंगा कि विधानसभा चुनाव में यदि ये दोनों लोग, अशोक जी और सचिन पायलट जी,
मिलके चुनाव लड़ते तो 100 से 120 सीट से कम किसी हाल में कांग्रेस की नहीं रहती। कांग्रेस बिल्कुल की नहीं जो आती। थोड़ा 50 सा इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। अगर हनुमान बेनीवाल से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर गठबंधन हो जाता तो सत्ता में कांग्रेस फिर से आ जाती, और जो लोकसभा का परिणाम है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता। जो सीटों की संख्या 11 है वो 15 से 20 हो जाती। ये मेरा मानना राइट है। सर, राइट सर। नहीं, चलिए, इतना और बहुत बहुत कहूंगा सर धन्यवाद। कि हाँ, अभी अभी जो गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का जो सिस्टम है वो ऊपर तक चला गया है, और गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इन दोनों को फांदते हुए सुपरलेटिव जो आती है ना स्थिति, उच्चतम जी। स्थिति, उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और उस स्थिति में पहुंचने का कारण भी है कि अशोक जी अपने क्षेत्र की लगभग सीटें हैं, 1-2 सीटों को छोड़ करके आ रहे हैं, और सही इसे है। पायलट साहब भी अपनी 1-2 सीटों को छोड़ करके टोंक सवाई माधोपुर को, जो अपना क्षेत्र की सीट है, जो अजमेर उनका क्षेत्र है, उसको छोड़ करके वो सीट आ रहे हैं। 2 पायलट साहब की कोई देन नहीं है। 2 सीट का जो जीत है वो हाँ, तो उनकी मीणा समाज की भूमिका देन है। नहीं है। वो हाँ, मुरारी लाल मीणा खुद समाज की देन है, खुद वो इतने तो बड़े मीणा नेता समाज है। ने मुरारी नकार लाल दिया। मीणा कांग्रेस के कद्दावर नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी मीणा के समकक्ष है। उनका बराबर का ग्राफ है दोनों का मीणा समाज में। किरोड़ी मीणा जी ने मदद की है साहब, बिल्कुल मदद की है। किरोड़ी मीणा की मदद के बगैर चुनाव जीत ही नहीं सकते मुरारी लाल मीणा। नहीं, ये किरोड़ी मीणा समझ ने नहीं तो है। मदद नहीं की थी। किरोड़ी लाल मीणा तो अपने नहीं, भाई को आप टिकट अगर दिलाना प्रत्यक्ष चाहते थे, रूप से टिकट नहीं मिली। कभी कभी वो प्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय हो गए थे। हाँ, वो मदद चाह रहे होगी थे कि ना। जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाह रहे थे, और वही कारण रहा वहां पर। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किरोड़ी मीणा जी के द्वारा जो मेहनत की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, तो वो मदद ही होगी ना सर। बिल्कुल, वो मदद होगी ना। लेकिन जाते जाते एक चर्चा और करते हैं कि अब राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया था, उसका परिणाम भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लंबे समय तक इंतजार नहीं करना है। कुछ ही महीनों के बाद आप देखिएगा राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। जिस तरीके से भरतपुर में, गृह जिले में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट हारी है, वो भी एक बड़ा कारण है। और वसुंधरा राजे को किनारे करना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरीके से वसुंधरा राजे की छवि है, मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि अगर कांग्रेस में जिस तरीके के अशोक गहलोत नेता है, तो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में होकर सेकुलर नेता है, और विकास की जननी उन्हें कहा जाता है। विकास के मामले में भी वसुंधरा राजे किसी से पीछे नहीं है, और जन कल्याणकारी योजनाओं में पीछे नहीं है, और अपने नेताओं को समेट कर रखने में, एकजुट रखने में भी वो माहिर है। अब वसुंधरा राजे जी को कितने दिन तक इग्नोर करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और राजस्थान में थोड़े दिनों बाद देखिएगा बड़ा परिवर्तन आएगा भारतीय जनता पार्टी में, राजस्थान की राजनीति में। और अगर परिवर्तन नहीं किया गया शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो अपने आप भूचाल आएगा। यहाँ पर वो जो विस्फोट होगा, उसके बाद की स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाएगी, और उसमें कांग्रेस का भी बराबर का सहयोग रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा, हनीफ साहब, किरोड़ी मीणा और वसुंधरा राजे किसी समय में एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में मैं आपको ये भविष्यवाणी करता हूं कि किरोड़ी मीणा और वसुंधरा राजे एक साथ बैठेंगे, और जो उनको 3/4 जो चाहिए बहुमत, उसकी वो जुगाड़ कर रहे हैं। वो किरोड़ी मीणा अपने आप कर लेंगे। किरोड़ी मीणा सक्षम है, बहुत बड़े नेता है। किरोड़ी मीणा का क्या, उनका कद कृषि मंत्री देकर साइड में करना था, उप मुख्यमंत्री से कम नहीं था। मुख्यमंत्री के लिए वो प्रयास कर रहे थे, चलो मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उप मुख्यमंत्री बना देते, या फिर उनको विभाग पूछ कर दिया जाता। गृह विभाग भी दे सकते थे, वित्त भी दे सकते थे, पीडब्ल्यूडी दे सकते थे, नगरीय विकास दे सकते थे, उनको चिकित्सा विभाग दे सकते थे। उनको कृषि मंत्री दे दिया। कृषि विभाग किसी और को देना था, चिकित्सा विभाग किसी और को देना था। जो बंदर बांट हुई है, आज प्रदेश की हालत यह है कि ज्यादातर लोग तो नाम नहीं जानते हमारी सरकार के मंत्रियों के, 2-4 को छोड़कर। कौन से विभाग का मंत्री कौन है? चलिए, हमारे चर्चा काफी हो गई है, 2 घंटे के लगभग हुई है। फिर से हम जुड़ेंगे। अब की बार आप पूरी तैयारी से आना, पूरे प्रदेश की चर्चा करेंगे। और आप एक छोटा सा स्टैंड जरूर रखिएगा ताकि उस पर मोबाइल लगा ले और आराम से बैठ जाए। मेरे पास स्टैंड है, लेकिन मैं रास्ते पे गाड़ी चलाते हुए
और अभी रास्ते में मेरा ससुराल पड़ता है, यहाँ पहुंचा हूँ कि आराम से बैठ के कर ले, वरना मैं गाड़ी में हिलाई हो जाता। तो स्टैंड अब आप साथ रखेंगे, आपने कॉल किया तो चलो ससुराल जाते रहो आप, कभी कभी अपने गृह जिले में, गृह गांव में भी आया करो, यहाँ पर भी आपका इंतजार है, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो आपका हम लगातार स्वागत करेंगे, जब भी आप बेरी में आएंगे आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो 1 घंटे से नहीं, लगातार 2 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चर्चा का विषय जो बने हुए थे, चर्चा हम जिन लोगों से की उनमें किरण शेखावत जो भाजपा की नेत्री, उनसे चर्चा की। मनीष मिर्जा जो मिर्जा परिवार से आते हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे चर्चा की। फतेहपुर के एमएलए हाकमली खां से हमने चर्चा की, और मदन बलारा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, उनसे चर्चा की, और शमशेर भालू खां जो चूरू के कांग्रेस नेता है, उनके साथ चर्चा की। सभी नेताओं से चर्चाओं के बाद हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों से अपील करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जब भी हम लाइव आते हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, सटीक आंकलन के साथ आपको समीक्षा करते दिखाई देंगे। हमने जो आंकड़े बताए थे ठीक उसी प्रकार के आंकड़े राजस्थान में आए, ठीक उसी प्रकार का समीकरण हमने नागौर में बताया था, वो आया है। हमने सीकर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर और करौली, धौलपुर, ये सीटें हमने बताई थी। टोंक, सवाई माधोपुर, उन सीटों पर जीत दर्ज की गई है। आगे भी हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और लगातार आप हमारे चैनल को देखते हैं, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब।